हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शुभ पाठशाला। आज हम अगला चैप्टर देख रहे हैं एक्सेस ऑफ डिमांड एंड डेफिसिट ऑफ डिमांड। आज इसी एक ही वीडियो में जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। आई होप आप सबके सारे एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे और मेरी कोशिश यही है कि आप सबके इकोनॉमिक्स का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए। तो आप सब वीडियो को देखते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना और कोशिश करना कि भाई कॉपी पेन में आप लिख लिख के तैयार करें, क्योंकि जब लिख लिख के तैयार करेंगे तो इससे आपका जो है लिखने की जो है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना कर सकते हैं किस क्वेश्चंस में। क्योंकि हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, पर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम उतना लिख नहीं पाते हैं या उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को क्या है कॉपी पे। तो कोशिश करना कि लिख लिख के तैयार करना। और इकोनॉमिक्स में एक चीज़ और बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में बहुत लेंथी आंसर नहीं चाहिए होता है कि आप कोई भी कहानी गढ़ने लग जाएं। कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अच्छे मार्क्स आते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की है एक्सेस ऑफ डिमांड एंड डेफिसिट ऑफ डिमांड में। उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक्सेस ऑफ डिमांड क्या होता है। तो सिंपली अगर कहा जाए तो देखिए ये एडी मोर देन एएस। ठीक है, एडी मोर देन एएस क्या होता है? एक्सेस ऑफ डिमांड होता है। किस पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर एडी मोर देन एएस है किसी इकोनॉमी में तो क्या होता है? एक्सेस ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए, एक्सेस ऑफ डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है मोर देन है एग्रीगेट सप्लाई से। कोरस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर एडी जो है मोर देन है एएस से तो एक्सेस ऑफ डिमांड होता है। सिंपली इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जरा मैं डस्टर देख लूं, इसको सिंपली हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आप सबको जब एग्जाम में आएगा तो आप सबको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से सुनना डायग्राम को। ये हमने बना लिया है, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे इनकम लिख रहे हैं एक्स, और वाई एक्सिस हमने बना दिया। उसके बाद वाई एक्सिस पे एडी एएस लिख सकते हो, एडी एएस। ठीक, अब ये लाइन तो आप सबको पता ही है, ये होती है एएस या वाई कहते हैं, जो कि 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा? एडी बनाया। एडी हमारे इसमें 2 सेक्टर का है, मतलब सी प्लस आई। ठीक है, सी प्लस आई, इसको एडी कहते हैं। ठीक, अब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए। यहाँ पर ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए यहाँ पर, लेकिन एडी जो है वो क्या हो रहा है और ज़्यादा जो है डिमांड हो रही है। एडी क्या है यहाँ पर? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, और ज़्यादा डिमांड हो रही है तो क्या हो रहा है कि जो ये गैप है यहाँ पर, ये जो गैप है, ये मैं लाइन खींच देता हूँ, ये वाई, ये जो गैप है, ये जो ट्राइंगल सब बना हुआ है, ये वाला सिचुएशन, इसको कहते हैं इन्फ्लेशरी गैप। ठीक है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशरी गैप। इन्फ्लेशरी गैप का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड चाहिए उससे ज़्यादा जब डिमांड होती है तो क्या होता है? प्राइस जो है इंक्रीज होने लग जाते हैं। उसी को हम इन्फ्लेशरी गैप कहते हैं। मैं इसको एक आपको नंबर्स में भी समझा देता हूं इजीली और समझ में आ जाएगा, बट ध्यान रखना एग्जाम में आपको ये नंबर्स लिखने नहीं है। मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एएस इक्वल टू 100 है और एडी जो है वो भी 100, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड इंक्रीज होती जा रही है और जो हमारी एडी है वो क्या हो गया? 130 हो गया। तो अब क्या कंडीशन चल रहा है कि 130, मतलब 30 फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आपको 100 चाहिए था, लेकिन डिमांड चल रही है 130। तो जो 30 एक्स्ट्रा है इसी को इन्फ्लेशरी गैप कहते हैं। जो 30 एक्स्ट्रा है, इन दोनों के बीच में कितना? 30 का गैप है। ठीक है, 30 का गैप है, तो ये जो 30 एक्स्ट्रा है इसी को इन्फ्लेशरी गैप कहते हैं। ये 30 एक्स्ट्रा है, इसी कारण प्राइस हाइक हो रहा है, प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 30 एक्स्ट्रा नहीं होगा तो प्राइस क्या होगा? अपने लेवल पे होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये 30 एक्स्ट्रा होने के कारण क्या है, क्या हो रहा है कि प्राइस हाइक हो रहे हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिंपली आप सबको समझ में आ गया होगा। ये आप सब एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में तो आपको ये डायग्राम ही एक्सप्लेन करना है। मैंने आप सबको ये नंबर से बताया है कि भाई इन्फ्लेशरी गैप क्या होता है नॉर्मली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जो डिमांड हो रही है ये एक्चुअल डिमांड है। एक्चुअल डिमांड मतलब जो AD1 लिख देता हूं,
मतलब कि जो जहां पर सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई है ये AD1 है, ठीक है, जहां जिसको हम कह सकते हैं कि भाई डिमांड ज्यादा है। उसके बाद हमें इसके लिख सकते हैं हम नीडेड डिमांड, दूसरा जितनी हमें जरूरत है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, C प्लस आई, लेकिन एक्चुअल में डिमांड कितनी हो रही है, AD1 पे हो रही है और हमें चाहिए कितना, AD चाहिए। तो इसके कारण इसके बीच में जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, इसी कारण प्राइस क्या होता है, हाइक होता है। अब देखिए भाई इसके रीजन क्या है, तो अगर आप सबने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट देखे होंगे तो AD के कंपोनेंट क्या थे, AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस G प्लस एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट, ये आपके क्या थे, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट थे। तो सिंपली है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रहा है तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ज्यादा ही होंगी, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इंक्रीज हो जाती हैं, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होना शुरू हो जाता है, मींस की लोग कंजप्शन ज्यादा करने लग जाते हैं, मींस की इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रही है, तो और क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। तो इन सारे कारणों से क्या होता है कि भाई हमारी जो AD है वो ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या है, राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उस जो बढ़ी हुई इनकम है, जो इनकम चेंज हुई है उसमें वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब उस जो बढ़ी हुई इनकम है उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तो अब खर्चा ज्यादा करेंगे तो भाई डिमांड तो करेंगे ना भाई, अगर वो कहीं ना कहीं अपने इनकम को खर्च कर रहे हैं तो डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड करेंगे तो AD इंक्रीज होगा ही, सिंपल है। फिर रिडक्शन ऑफ टैक्स, अब रिडक्शन ऑफ टैक्स कैसे AD ज्यादा कर देता है, देखो जब टैक्स कम हो जाता है तो लोगों का क्या होता है, पैसा ज्यादा होता है, और पैसा ज्यादा होगा लोगों के पास तो क्या होगा, डिमांड करेंगे, सिंपली कंज्यूम करेंगे चीजें, डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ टैक्स क्या होता है, एक तरह से AD को बढ़ाता है। टैक्स कम होने का मतलब ये हो गया कि लोगों के पास पैसा है, मनी है, ठीक। उसके बाद है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सिंपल है कि गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट दो तरह के खर्चा करती है, हमने बात की थी, कंजप्शन पे भी करती है और इन्वेस्टमेंट पे भी करती है, ठीक है। ये अगर वो खर्चा कर रही है, इन दोनों पे अपने पैसे जो है खर्च कर रही है, तो क्या होगा कि इसमें भी AD क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल है कि अगर वो एक्सपेंडिचर कर रही है, चाहे इन्वेस्टमेंट पे कर रही हो चाहे कंजप्शन में कर रही हो, तो क्या होगा, AD तो इंक्रीज होगी, सिंपल है। फिर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बात कर ही चुके हैं हम यहाँ पर। उसका था फॉल इन इम्पोर्ट, अब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम, बाहर से नहीं कर रहे, अपने देश से ही हम ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। तो जब अपने देश से ही ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं तो क्या होगा कि हमारी AD इंक्रीज होगी ना। जब इंपोर्ट करते हैं तो हम विदेशों से खरीदते हैं, पर यहाँ पर हम अपने देश से ही चीजें खरीद रहे हैं। उसका था राइज इन एक्सपोर्ट, राइज इन एक्सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि जो विदेशी है, जो फॉरेनर हैं, हमारे देश की चीजें खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमारे देश की चीजें परचेज कर रहे हैं तो डिमांड तो वो भी कर रहे हैं, और डिमांड कर रहे हैं तो AD इंक्रीज होगी। उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यहां पर ये होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी रिसीप्ट जो है कम कर लेती है और एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, ठीक है। तो अपने जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो मीन्स कि वो क्या करेगी, मार्केट में कंजप्शन करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करेगी, कंजप्शन करेगी, ये सारी चीजें करेगी, तो क्या होगा इससे कि AD इंक्रीज होगा। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण क्या होता है, AD इंक्रीज होता है, जिसको कह सकते हो आप रीजन या कॉजेज कह सकते हो AD इंक्रीज होने का। सिंपली आप सबको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आप सब इसको देख लीजिए, उतार लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो AD है अगर वो मोर देन है, मतलब कि अगर AD मोर देन है, AD मोर देन AS है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे, क्या क्या चीजें होती हैं। आप सब इसको उतार लीजिए, मैं उसको लिख के आप सबको समझा देता हूं। तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, मैंने 4 पॉइंट लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लिख रखा है इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंपली फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, सीधी सी बात है, तो आउटपुट ना तो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज करने की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि AD क्या है, मोर देन है। यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ AD मोर देन AS है, ठीक है। तो कोई भी अपने आउटपुट को डिक्रीज तो करेगा नहीं भाई, डिमांड हो रही है मार्केट में, और इंक्रीज भी नहीं कर सकता क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन करने में, तो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ, कोई फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो भाई फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस। अब हमने जब डायग्राम बनाया था तो उस टाइम हमने देखा था, क्या देखा था कि भाई इन्फ्लेशनरी गैप था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज होना, सिंपल है। तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई एडी ज्यादा है और एएस कम है। अब क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो उससे ज्यादा हम प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। जब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो अब उसका रीजन क्या होगा, भाई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो उसका एक रिजल्ट ये निकलेगा कि भाई प्राइस ही इंक्रीज होंगे, प्राइस इंक्रीज करा जाएगा, प्राइस इंक्रीज करा जाएगा। तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑन स्टॉक, तो स्टॉक क्या होंगे, स्टॉक डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। भाई जो स्टॉक होगा उसको भी मार्केट में निकाला जाएगा फटाफट, क्योंकि एडी ज्यादा है। मार्केट में जो है प्रोड्यूसर चाहेगा कि भाई उसके जो भी स्टॉक है उसको क्या करा जाए, बाहर निकाला जाए और फटाफट वो सेल आउट हो, ठीक है, जिससे उसको प्रॉफिट मिले। तो ये 4 इफेक्ट थे जो एडी, जब एडी मोर देन एएस होता है, ठीक है, सिंपली तो एडी हम मोर देन एएस मतलब एक्सेस ऑफ डिमांड जो है, टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम डेफिशिएंट ऑफ डिमांड। आप सब इसको भी देख लीजिए, इतने में डेफिशिएंट ऑफ डिमांड लिख लेता हूं। तो देखिए डेफिसिट ऑफ डिमांड समझ लेते हैं। सिंपली जस्ट अपोजिट है भाई एक्सेस ऑफ डिमांड के। भाई एक्सेस ऑफ डिमांड क्या था कि भाई एडी मोर देन एएस था, तो यहाँ पर डेफिसिट ऑफ डिमांड का मतलब यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया कि भाई एडी लेस देन जो है एएस है। मतलब सप्लाई से जब आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो क्या होता है कि उसे हम डेफिसिट ऑफ डिमांड कहते हैं। सिंपली आप इसको जरा डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं एक बार। डेफिशिएंट ऑफ डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। सिंपल है बिल्कुल कि भाई जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है कि हमारा ये सिचुएशन आ जाता है, मतलब एडी लेस देन जो है एएस हो जाता है, तो हम उसको डेफिसिट ऑफ डिमांड कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जरा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल उसके अपोजिट डायग्राम बनेगा। डेफिसिट ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये आपका हो गया वाई या इसको एएस लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि ये आपका एडी हो गया, ठीक है। एडी क्या हो गया, यहाँ पर सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई लिख देते हैं। इसको हम एक्चुअल डिमांड कहेंगे, इसको हम एक्चुअल डिमांड कह रहे हैं, एक्चुअल डिमांड, ठीक है। एक्चुअल डिमांड है, डेफिसिट ऑफ डिमांड है, हमें जो है ये ई, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपका एक और आ गया AD1, इसे हम नीडेड डिमांड कहेंगे, जितनी जरूरत है डिमांड, ठीक है, नीडेड डिमांड कहेंगे, ठीक है, जितनी हमें जरूरत है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट जो है पहले ही मिल जा रहा है, इस सिचुएशन में मिल जा रही है, ठीक है, जबकि हमें चाहिए AD1, हमें डिमांड चाहिए इतना फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो गैप है वहां पर क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप था, इसको डिफ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। मतलब कि मान लीजिए 100 और 100 की बात हुई थी, यहाँ AS है और यहाँ AD है, ठीक है, हमें चाहिए ये सिचुएशन, लेकिन AD क्या हो जा रहा है, 80 है, AD क्या है, 80 है, ठीक है, और हमें चाहिए ये वाली सिचुएशन, ठीक, और क्या है, AD क्या है, 80 है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 का, ठीक है। ये 20 जो कम है इसी को डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर आप इनकम लिख सकते हैं और यहाँ ADAS, इसी को ही डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। मीन्स डिफ्लेशनरी गैप मतलब प्राइस लेवल का कम होना। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उसी के अपोजिट है कि भाई हमें चाहिए यहाँ तक डिमांड, हमें AD1 चाहिए और हमें AD पे ही क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जा रही है, ठीक है। एक्चुअल में डिमांड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब देखिए रीजन क्या है, जस्ट वही जो हमने रीजन पढ़े थे, बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट है, ठीक है। भाई हमारा C प्लस आई प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, वहां पर क्या हो रहा था कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी तो ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो डेफिसिट ऑफ डिमांड आ रहा है। अब जरा इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखो डिक्रीज इन MPC, जब हमने एग्रीगेट डिमांड जब बात की थी कि भाई AD मोर देन AS, तो वहाँ इंक्रीज था, यहाँ पर डिक्रीज जो है MPC जो है डिक्रीज हो रही है। मतलब कि लोग जितना उनके इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, जितना वो इनका इनकम इंक्रीज हो रहा है,
उसमें वो बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, उस बढ़ी हुई इनकम का बहुत कम पोर्शन जो है खर्चा कर रहे हैं। फिर इंक्रीज इन टैक्स, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर टैक्स इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। भाई अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो हमारे पैसा ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो हमारे परचेजिंग, जो भी परचेजिंग एफिशिएंसी है वो कम होगी, सीधी सी बात, हम परचेज कम कर पाएंगे और डिमांड क्या होगा, फिर कम होगा। तो जब इंक्रीज होता है टैक्स से तो क्या होता है, इस तरह से हमारे पास जो मनी होता है वो ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट के पास जाता है और हम परचेज कम करते हैं। फिर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट भी खर्चा कम कर रही है। उसका बाद फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ईडी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है तो हम कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। उसका बाद राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब हम बाहर से ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपने देश से कम खरीद रहे हैं। उसके बाद है फॉल इन एक्सपोर्ट, मतलब जो फॉरेनर हैं या अपने देश को छोड़कर अदर कंट्री है वो भी हमारे देश से कम खरीद रही है, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सारे रीजन थे जो डेफिसिट ऑफ डिमांड के। अब जरा इफेक्ट देख लेते हैं कि भाई इफेक्ट क्या क्या पड़ता है डेफिसिट ऑफ डिमांड का। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक, स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक। उसके बाद तीसरा जो है प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल की बात करते हैं। इन तीनों चीजों पे इफेक्ट देखते हैं। तो जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रहा होगा, डेफिसिट ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि भाई सप्लाई ज्यादा है, तो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं हो रही तो स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। भाई स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपली भाई स्टॉक अपने आप बचने लग जाएगा ना, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड हो ही नहीं रही है तो स्टॉक बचने लग जाएगा। अच्छा, अब जब स्टॉक बचने लग जाएगा तो क्या होगा कि जो फर्म वाले होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, वो क्या करेंगे, भाई जो लोग उनके वर्कर हैं उनको क्या करेंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाहर निकालने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको जॉब से हटाना शुरू कर देंगे पहले से ही। क्यों, क्योंकि पहले से ही उनके पास स्टॉक है। जब पहले से स्टॉक है और ज़्यादा प्रोडक्शन, जब जो स्टॉक है वही जो मार्केट में सेल आउट नहीं हो रहा, डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो और प्रोडक्शन करवा कर क्या करेंगे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो जाएगा, जिसको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस लेवल, तो हमने अभी बात कर ली है। डिफ्लेशनरी गैप होता है, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो मार्केट में सप्लाई है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए फर्म या प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस जो है कम करना शुरू कर देगा। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। तो यहीं से डेफिसिट ऑफ डिमांड भी खत्म होता है। और अब देखेंगे कि भाई हम इसको कैसे ठीक करते हैं, एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिसिट ऑफ डिमांड को हम किन टूल्स से ठीक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो टूल्स, आप सबको बिल्कुल मैं सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट लिखने के बाद आप सबके सामने एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनना उसको, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना उसका मतलब क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ डिमांड को, डेफिसिट ऑफ डिमांड को कैसे वो टूल्स ठीक करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए मेजर टू करेक्ट देख लेते हैं, डेफिसिट ऑफ डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड को कैसे ठीक किया जाता है। तो देखिए मेनली दो पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी आप पहले पढ़ चुके हैं, बैंक वाले चैप्टर में आप सबने पढ़ा था, फिर भी एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूंगा फटाफट जल्दी से। उसका है फिस्कल पॉलिसी, आप इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट जो है क्या करता है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर, इन दोनों चीज़ों से जो है क्या करता है, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस ऑफ डिमांड को ठीक करता है। लेकिन इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, आप सबके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल होना चाहिए कि देखिए अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ डिमांड होता है। सिंपल सी बात है, अगर लोगों के पास पैसा है तो डिमांड करते हैं, डिमांड करेंगे तो एक्सेस ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी या आरबीआई बैंक ऐसे काम करेगा जिससे मार्केट से मनी जो है वो हट जाए और इनके पास आ जाए। और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम है, ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में डेफिसिट ऑफ डिमांड आ जाता है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से करेंगे, तो गवर्नमेंट ऐसे काम करेगा जिससे क्या हो जाए कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए,
ठीक है। अब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोग डिमांड अपने आप करने लग जाएंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ डिमांड होता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कम करती है किसी ना किसी तरह से। अब डायरेक्टली तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली तो लोगों से पैसे छीन नहीं सकती है, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करती है, इन चीजों का इस्तेमाल करती है जिससे मनी सप्लाई कम हो जाए। और जब मनी सप्लाई कम होती है मार्केट में, डेफिसिट ऑफ डिमांड होता है, तो वो मनी सप्लाई बढ़ाती है। यही सारे टूल्स होते हैं मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करें, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात है, एक्सपेंडिचर पहले समझ लीजिए, अगर खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा रही है, पैसा जा रहा है। और अगर रिसीप्ट कर रही है तो मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है, भाई वो अपने रिसीप्ट कर रही है, मार्केट से पैसा हटा रही है, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बता दिया, अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है, एक्सेस ऑफ डिमांड है तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ डिमांड है तो इसका मतलब ये हो गया कि लोगों का पैसा है, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करेगी, वो ऐसे काम करेगी जिससे क्या हो कि मनी सप्लाई कम हो जाए। और वो क्या कर सकती है मनी सप्लाई कम करने के लिए, रिसीप्ट, अपने रिसीप्ट बढ़ा देगी, मतलब कि अपने पास पैसा खींचेगी, रिसीप्ट। अब रिसीप्ट के लिए दो तरीके से वो बढ़ा सकती है, एक तो टैक्स से, भाई टैक्स, और एक नॉन टैक्स जो होता है, नॉन टैक्स, ठीक है। रिसीप्ट बढ़ाने के लिए इस तरह से ये दो टूल्स इस्तेमाल कर सकती है। क्या करेगी, वो टैक्स वगैरह इंक्रीज कर देगी, है। अब टैक्स इंक्रीज होने से क्या होगा कि भाई जब उसने टैक्स बढ़ा दिया तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है, लोग जो है ज्यादा टैक्स देंगे, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ज्यादा हो जाएगा, तो लोग क्या होंगे कि ज्यादा टैक्स देंगे। अब जब ज्यादा टैक्स देंगे तो भाई गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जो एक्सेस ऑफ डिमांड था वो धीरे धीरे डिमांड कम होते होते क्या होगा, एक जगह जाकर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। उसका नॉन टैक्स कौन से होते हैं, भाई टैक्स तो आप सबको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नॉन टैक्स मतलब फीस, फाइन्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, तो इन सब चीजों को भी क्या करती है, वो इंक्रीज कर देती है अगर एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा है तो, ठीक है। तो रिसीप्ट अपने इंक्रीज कर देगी, और एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है वो कम कर देगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो है कम कर देगी, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा करने से क्या होगा कि भाई वो डिमांड करेगी, मार्केट में पैसा भी जाएगा तो लोग भी डिमांड करेंगे, तो जो एक्सेस ऑफ डिमांड है वो ठीक कहाँ होगा, वो तो और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा है तो रिसीप्ट वो बढ़ा देती है और एक्सपेंडिचर वो कम कर देती है। और डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रहा है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो अपने रिसीप्ट को कम कर लेती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो बढ़ा देती है। रिसीप्ट कम करने का मतलब है टैक्सेस में छूट दे देती है, नॉन टैक्सेस में फीस, फाइन्स, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह जो भी कुछ होगा उन सब चीजों में भी छूट दे देती है कि लोग मार्केट में पैसा जाए और लोग डिमांड करना शुरू करें, और जो डेफिसिट ऑफ डिमांड है वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाए। और अपने खर्चे बढ़ा देती है, ठीक है, वो चाहे कंजप्शन हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, जिससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से भी डिमांड होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो टूल्स इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाइए मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी को दो उसमें डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट है, रेपो रेट है, सेल ऑफ सिक्योरिटी है, LRR है, ठीक। अब ये LRR के भी दो पॉइंट होते हैं, ठीक, ये CRR होता है और SLR होता है, हैं। अब जरा देखते हैं ये होता क्या है। देखो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे RBI जो है कमर्शियल बैंक को क्या देती है, लोन देती है, सिंपल। उसके बाद रेपो रेट क्या है, रेपो रेट भी बिल्कुल सेम है बैंक रेट की तरह, जिस रेट पे RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देती है। अब बात यहां पर आ जाती है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो इन दोनों फर्क ये है कि जब रेपो रेट पे लोन दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, और जब बैंक रेट पे दिया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इनके इंटरेस्ट रेट में भी फर्क होता है। उसके बाद कह सकते हो सेल ऑफ सिक्योरिटी। सेल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यहां पर हो गया कि जो RBI है कई बार सिक्योरिटी जो है वो क्या करती है, मार्केट में लेकर आती है, मतलब लाइक बॉन्ड पेपर वगैरह सेल करती है, परचेज करती है। इसको हम सिक्योरिटी सिर्फ लिखेंगे, सेल कब करती है, परचेज कब करती है, बात करेंगे। और ये होता भी क्या है बॉन्ड पेपर, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसका LRR में क्या है, CRR और SLR। CR मतलब कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट का वो पोर्शन होता है जो कि क्या होता है,
जो कमर्शियल बैंक है उसको आरबीआई में जमा करना होता है, ठीक है। और एसएलआर क्या होता है? एसएलआर वो रिजर्वेशन है या वो रिजर्व पोर्शन है जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास ही रखना होता है, और इसका भी जो परसेंटेज होता है ना वो आरबीआई ही डिसाइड करती है कितना अपने पास रखना है। अब ये रखते क्यों है कि भाई इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैंक करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस पैसे से क्या करे वो फिर से स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक तरह से रिजर्व रेशो होते हैं, दोनों को मिलाकर लीगल रिजर्व रेशो कहा जाता है। लीगल रिजर्व मतलब जो लीगल रूप से रिजर्व करना पड़ता है किसको? कमर्शियल बैंक को, ठीक। अब उसके बाद देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट है जो सिक्योरिटी, जब हम लोन लेने जाते हैं किसी बैंक से तो वो हमसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवाता है, तो सिक्योरिटी और उस लोन के बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 3 लाख का जो है 3 लाख की सिक्योरिटी रखी, ठीक है। तो अब क्या करेगा वो, कोई जो बैंक है वो तुम्हें पूरे 3 लाख थोड़ा ना दे देगा भाई, पहले अपनी जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो काटेगा। तो उसने मान लीजिए 2,70,000 जो है आपको दिए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 30,000 का हो गया। यही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब इसको किस तरह से यूज करता है बैंक, अभी बात करेंगे। उसका क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कोटा, किसी चीज का कोटा, मतलब जो क्रेडिट है, जो लोन है उसका कोटा निर्धारित कर देना कि भाई इस चीज के लिए इससे ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। मान लीजिए कार लोन है तो उसने डिसाइड कर लिया कि भाई कार लोन आप 60% से ज्यादा नहीं दे सकते हो। 60% मतलब कि ये हो गया कि 1 लाख की अगर मान लीजिए कार है तो आप उसमें सिर्फ 60,000 रुपए ही लोन के रूप में दे सकते हो। 40,000 रुपए जिस पर्सन को परचेज करने हैं वो खुद लगाएगा। तो ये क्रेडिट रेशनिंग करने वाला है। उसके बाद एडवाइस। एडवाइस का मतलब है सलाह देना कि भाई वो कह सकता है कि अब लोन मत दो, या अब लोन बांटो, या अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर लो जिससे लोन जाए, या इंटरेस्ट रेट को हाई कर लो, मतलब सलाह देना होता है। जब सलाह दी जाती है तो मर्जी होता है कमर्शियल बैंक की कि माने या ना माने। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये होते क्या है। अब देखो अब ये कैसे ठीक करते हैं एक्सेस ऑफ डिमांड को, डेफिसिट ऑफ डिमांड को कैसे ठीक करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बैंक रेट की बात करते हैं। तो बैंक रेट क्या होता है? अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है, अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो बैंक रेट को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ डिमांड में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बैंक रेट जो है 10% था, सिंपल बैंक रेट 10% था। अब आरबीआई ने क्या करा कि एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा है तो इसने क्या करा कि बैंक रेट जो है वो 12% कर दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक अगर 12% पे बैंक रेट पे 12% पे ले रहा है लोन, तो क्या करेगा भाई, जब हम जैसे लोगों को या जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है उनको जब लोन देगा तो वो 12% से ज्यादा का ही देगा, क्योंकि भाई उसे 12% खुद पड़ा है। तो भाई कमर्शियल बैंक क्या चाहती है? प्रॉफिट चाहती है ना। तो मान लीजिए उसने 15% पे दिया, ठीक है, 15% पे दिया, तो इससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जैसे बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो क्या होता है कि लोग लोन लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जब लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगी, तो एक्सेस ऑफ डिमांड धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करके कम होते होते डेफिसिट पे आ जाएगा। डेफिसिट मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगा। और जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रहा होता है तो जस्ट अपोजिट कर देता है बैंक रेट, मतलब कि जहां उसने इंक्रीज किया था, पहले 10% था, वहीं 7% कर देगा, ठीक है। जिससे क्या हो कि जो कमर्शियल बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट भी कम रहे, और लोग क्या करें, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली क्या करते हैं? लोन लेते हैं। और जब लोन लेंगे तो भाई डिमांड करेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो डेफिसिट ऑफ डिमांड था वो धीरे धीरे एक्सेस ऑफ डिमांड में बदलना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेट का कॉन्सेप्ट होता है। यही सिचुएशन रेपो रेट के साथ भी होती है, इसलिए स्पेशली इसको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही कंडीशन होती है इसके साथ भी, ठीक। उसके बाद है सेल ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए अब सिक्योरिटी क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो होता है आरबीआई एक पेपर इश्यू करता है जिसको हम कह सकते हैं बॉन्ड पेपर, ठीक है। अब मान लीजिए एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा है, तो एक्सेस ऑफ डिमांड के टाइम में वो इस पेपर को इश्यू करेगा। इसमें क्या होता है? एक फेस वैल्यू होती है, अमाउंट लिखा होता है, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, और कितना पैसा कितने साल में वापस मिलेगा, ये सारी चीजें इसमें लिखी होती हैं,
ठीक है। तो क्या होता है जब एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा है तो क्या करेगा, वो इस पेपर को इश्यू करेगा। इस पेपर को इश्यू करने से क्या होगा कि लोग लाखों करोड़ों में ये पेपर खरीदते हैं, तो अब लाखों करोड़ों में ये पेपर खरीदेंगे तो क्या होगा कि जो पैसा था मार्केट का वो क्या हो जाएगा कि किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। ठीक है, और आरबीआई के पास आ जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, मार्केट से कम हो गई, और डिमांड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा ये खरीदते क्यों, क्योंकि एक अच्छा खासा इस पे इंटरेस्ट मिलता है, एक हाई लेवल का इंटरेस्ट मिलता है जो है, और एक टाइम पीरियड लिखा होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट चाहे तो उस इंटरेस्ट को पहले भी, आरबीआई चाहे तो उस इंटरेस्ट को पहले भी दे देती है, जब उसे लगता है कि यार अब इसको बॉन्ड पेपर जो है हम परचेज कर लेते हैं। अब परचेज कब करती है, जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रही होती है। जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रही होती है तो इस पेपर को कहती है कि जो जो इश्यू हुआ था उसको आप सब मेरे पास ले आइए, मैं आप सबको पैसे, जो आपका वो है पैसा बन रहा है, जो रिटर्न हो रहा है वो मैं दे रहा हूँ विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब लोगों को पैसा चला गया, पैसा चला गया तो सिंपली जब पैसा है तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो डेफिसिट डिमांड जो है बढ़ते हुए किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये होता है सिक्योरिटी। फिर एलआरआर ये बता ही चुका हूं क्या है। तो एक्सेस ऑफ डिमांड में सीआरआर क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ डिमांड में सीआरआर इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे सीआरआर इंक्रीज अभी जो है अप्रोक्स 4% है, तो एक्सेस ऑफ डिमांड में क्या करेगा, सीआरआर बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ा दिया, मान लीजिए कि उसने 8% कर दिया आरबीआई ने। अब देखिए ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि 100 रुपए जो है जमा हो रहे हैं बैंक में, तो अब 8% के हिसाब से 8 रुपए आरबीआई के पास चले जाएंगे। और पहले कितने जा रहे थे, 4 ही रुपए जा रहे थे जब 4% था, तो 96 का वो लोन दे सकता था, लेकिन अब 8 चले गए तो 92 का ही दे सकता है लोन। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ डिमांड में इसको इंक्रीज कर देता है सीआरआर को, जिससे क्या हो जाए, आरबीआई के पास पैसे ज्यादा रहें और लोन कम दिया जाए। और डेफिसिट ऑफ डिमांड में जस्ट कम कर देगा इस चीज को, मतलब सीआरआर को घटाकर 2% या जो भी जितना भी करना होगा कम कर देगा, जिससे क्या हो सके, लोन ज्यादा दे सके। अब 2% मान लीजिए हो गया तो 96 की जगह अब वो 98 रुपीज दे सकता है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा मार्केट में। ठीक है, तो और यही चीज एसएलआर के साथ होता है कि भाई जब एक्सेस ऑफ डिमांड चल रहा होता है तो एसएलआर भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या हो, कमर्शियल बैंक जो है अपने पास पैसा ज्यादा रखे और लोन कम दे, क्योंकि पहले से ही मनी सप्लाई ज्यादा है ना मार्केट में, एक्सेस ऑफ डिमांड तो तभी चल रहा है जब मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि अपने पास पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा उसको और लोन कम देगा। और जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चलेगा तो एसएलआर को भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो, वो लोन ज्यादा दे, मनी सप्लाई ज्यादा हो, और डेफिसिट ऑफ डिमांड धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या हो जाए, वो कहां पर आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, आप सब बिल्कुल इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो ये सारी चीजें बढ़ा दी जाएंगी, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें बढ़ा दी जाएंगी। और डेफिसिट ऑफ डिमांड है तो ये सारी चीजें घटा दी जाएंगी। डेफिसिट मतलब कम, तो ये सारी चीजें कम कर दी जाएंगी। एक्सेस मतलब ज्यादा, तो ये सारी चीजें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से भी सिंपली याद रख सकते हो। उसके बाद है क्वांटिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट में बता दिया था, तो मार्जिन रिक्वायर्ड के साथ भी वही सिचुएशन है कि अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया जाए। मैंने कहा था 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का आपने सिक्योरिटी रखी है, 3 लाख के बदले आपको 2,70,000 मिल रहे थे, है ना, 2,70,000 मिल रहे थे। अब क्या करेगा, एक्सेस ऑफ डिमांड है तो कहेगा भाई 2,50,000 ही हम देंगे। ठीक है, अब 2,50,000 से क्या हुआ, 20,000 तो बैंक में ही रह गए, मतलब इसका डिमांड कम हो जाएगा, मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। और डेफिसिट ऑफ डिमांड है तो क्या होगा कि ये जो गैप है इसको कम कर देगा, मीन्स कि जहां 2,70,000 दे था वही 2,80,000 देगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए और लोग डिमांड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दिया जाएगा, और डेफिसिट डिमांड है तो इसको भी कम कर दिया जाएगा। अच्छा, क्रेडिट रेशनिंग क्या है, क्रेडिट रेशनिंग स्पेशली एक्सेस ऑफ डिमांड में की जाती है। ठीक है, एक्सेस ऑफ डिमांड चल रही होती है तो क्रेडिट की रेशनिंग कर दी जाती है कि इससे ज्यादा आप लोन नहीं दोगे, इसके लिए इससे ज्यादा लोन नहीं दोगे, कार लोन के लिए इससे ज्यादा नहीं दोगे। ठीक है, और जब डेफिसिट ऑफ डिमांड चल रही है तो इसमें छूट दे दिया जाता है, रेशनिंग हटा दी जाती है। सिंपली है, एडवाइस का मैं बता ही चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये सारे इसको क्या करना था, कैसे एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिसिट ऑफ डिमांड को कैसे ठीक किया जाता है, ये सारे पॉइंट्स थे, सिंपल थे बिल्कुल ही। आप सब इसको कई बार सुन लेना, जिससे आप सबको ये बिल्कुल
याद हो जाए, क्योंकि इसमें से कई बार, अच्छा सारे तो नहीं आते हैं पर एग्जाम में एक पॉइंट देकर आपसे पूछ लेगा बैंक रेट क्या है, ये कैसे एक्सेस ऑफ डिमांड को ठीक करता है या डेफिसिट ऑफ डिमांड को ठीक करता है, या ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से जो सिक्योरिटी वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया है तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि कब सेल किया जाता है, कब परचेज किया जाता है, सिक्योरिटी को कब सेल किया जाता है, कब परचेज किया जाता है, मतलब कि कब सिक्योरिटी इश्यू की जाती है, कब सेल परचेज किया जाता है, तो स्पेशली इसको पढ़ लेना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, यही चैप्टर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका एक चैप्टर रह गया, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि कल तक मैं अपलोड कर दूं। चलिए, थैंक यू।